हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और ये झारखंड के एग्ज़ाम से पहले की परीक्षा से पहले की तैयारी है और इसमें मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और जो है भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, जो भी राइटर्स हैं। तो अभी 30 क्वेश्चंस ही लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो काम चल रहा है बुक का, तो प्रूफ रीडिंग एंड ऑल दैट बहुत ज़्यादा काम जो है वो इस समय ओवर स्ट्रेस्ड हूँ मैं, लेकिन जो काम सोच रखा है वो तो करना ही है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक और चीज़ कह रही हूँ, मंडे से मैं EMRS का स्टार्ट करूँगी। EMRS का जो बैच नहीं, EMRS का यूट्यूब पे स्टार्ट करूँगी। जितना मेरे से हो सकता है, जो चीज़ें जो मैं करवा सकती हूँ यूट्यूब पर, मैं EMRS का करवाऊँगी। अभी एग्ज़ाम की उसकी कोई डेट वेट तो आई नहीं है, तो मैं EMRS का मंडे से स्टार्ट करूँगी। उसका थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी, नोट्स वगैरह मैं उसको अरेंज कर लूँ तो फिर मैं आप लोगों को उसमें जो है दूँगी। दूसरी बात, बहुत बहुत धन्यवाद द पाथ टू विक्ट्री को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। 400 बुक्स की प्री बुकिंग अभी तक हो चुकी है और ऐसे ही आप लोगों की, अभी तो ये मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, उससे पहले ही प्री बुकिंग में ही इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस जो है वो इसका आया है। द पाथ टू विक्ट्री, थोड़ा सा इस बुक के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनके बुक को बता दूँ। पहली बात, इस बुक का प्राइस 650 रुपीज़ है, लेकिन अभी फिलहाल 5 सितंबर तक इसका प्राइस 500 रुपीज़ है। 500 रुपीज़ ये हुई प्राइस की बात। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इस बुक में आपको लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। लिटरेचर में आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच, स्टेंजा फॉर्म्स और शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और गोल्सवर्दी, इन सब के जो वर्क्स, उनके बायोग्राफी, इसके अलावा MCQs हैं और सभी में MCQs सभी में लगे हुए हैं, चाहे वो फिगर्स ऑफ स्पीच हो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो, सभी में। ये तो हुआ लिटरेचर वाला पार्ट। मार्केट में जितनी भी बुक्स होती हैं आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो मोस्टली लिटरेचर कवर करती हैं, ग्रामर उसमें जो है वो नहीं होता। होती भी है ग्रामर तो उसमें थ्योरी नहीं होती है। मैंने इस बुक में थ्योरी भी कवर करी है। थ्योरी कवर करने का मतलब ये है कि उसमें सारी, मैं आपको इसके एक वो बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूड करे हैं हमने। इंडेक्स है पूरा ये मेरे पास इसका प्रूफ रीडिंग के लिए। ये जो है ये बुक का पूरा ये ग्रामर के ही, ये सिर्फ ग्रामर का जो है वो है। ये तो इतना प्रूफ रीडिंग के लिए आया, इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस वगैरह जो है, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग्स, वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स, नॉन फाइनाइट, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, एडवर्ब्स, इन्वर्जन, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट, सुपरफ्लुअस, एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और एक आध पंक्चुएशन, ये टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। और ये टॉपिक्स इसमें मतलब ये थ्योरी है, ये इस तरीके से इसकी थ्योरी जो है वो दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि थ्योरी पूरी दी गई है कि ये चैप्टर क्या है, उसके बाद इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाए गए हैं कि आप इनको सॉल्व करिए। ये हुई दो चीज़ें। अब आपका जो है भैया लिटरेचर वाला पार्ट करा, ग्रामर वाला पार्ट करा, मतलब दोनों में क्वेश्चंस, थ्योरी दोनों। इसके बाद प्रैक्टिस सेट्स लगाए हैं। प्रैक्टिस सेट्स जो है 125 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट है, कुल मिला के शायद 18 के करीब प्रैक्टिस सेट्स जो है, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट जो है वो लगाए गए हैं। और ये अपने आप में कंप्लीट बुक है कि ये नहीं कि आपको अलग अलग चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। दूसरी बात, इतना विश्वास करने के लिए, मुझे पता है आप लोग को विश्वास जो है वो इसी चीज़ पे रहता है कि भाई ऑनलाइन पे, और इतना विश्वास कि जो सिर्फ आप YouTube पर देखकर इतना विश्वास कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और बस यही भगवान से प्रार्थना है कि ये बुक भी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरे। ठीक है, तो बहुत मेहनत करके इस किताब को हम लोग तैयार कर रहे हैं और इसमें 4000 प्लस आपके MCQs वगैरह। तो ये रही बुक। प्री बुकिंग जो होती है वो ऐप के थ्रू ही प्री बुकिंग जो है वो इसकी होती है। ठीक है, प्री बुकिंग है। अब इसके अलावा हमारा ये एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है जो UPTGT के लिए है, जिसमें आप जो लोग जो है एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच और बुक दोनों को ही कर रहे हैं, जिससे कि भाई अगर जो ज़्यादा महंगे कोर्सेज नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए ये बेटर है। और एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है जिसमें 50 के अराउंड टेस्ट पेपर्स विद सॉल्यूशंस करवाए जाते हैं। और ये तो आप लोगों को पता ही है, ये हमारे वीडियो बैचेज है। इसके अलावा एक बैच हमारा लाइव जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है, 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ है TGT का, और जिसमें मॉडर्न एज मैंने स्टार्ट करी है। और ये जो है हमारे रिकॉर्डेड है जिनमें UPTGT, PGT, DSSB और
ग्रामर के बैचेज हैं, नोट सब में आपको जो है आपके घर पर मिलते हैं। तो चलिए ये तो हुआ ऐड, और जो है अब थोड़ा सा ऐड ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि बुक के बारे में बताना था मुझे। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो करवा रही हूँ, और ये हैं हमारे क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जैसे लास्ट आवर ये 11th आवर प्रिपरेशन है, तो इसमें मैं जो है अभी जब तक ये उसमें क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और उसके बाद इसमें मैं इसी तरीके से करूँगी कि EMRS का भी, और इसके साथ क्योंकि रोमांटिक एज EMRS में भी है, इसमें भी है, तो पूरा इस तरीके से क्वेश्चंस बना दूंगी कि वो EMRS के लिए और झारखंड के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल रहे। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। आप सभी ने जो शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है वो सभी ने पढ़ा होगा, और हैमलेट को पढ़कर आपको पता होगा कि हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी, मतलब वो हैमलेट जो है वो सोचते बहुत है, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन है। हैमलेट डेनमार्क के प्रिंस हैं, उनके फादर का घोस्ट जो है वो आकर उनसे ये कहता है कि ही वॉज किल्ड बाय हिज यंगर ब्रदर, लेकिन फिर भी उनकी जो हैमलेट की जो एक वो मनस्थिति दिखाई है, टू बी और नॉट टू बी, वो यही नहीं सोच पाते कि वेदर, मतलब वो हमेशा डिलेमा में रहने वाला। जब वो निर्णय लेता है और हैमलेट, तो वो गलत इंसान को मार देता है। पोलोनियस छुप के बात सुन रहा है, और वो सोचता है कि उनके अंकल जो हैं वो बात सुन रहे हैं, तो वो पोलोनियस को मार देता है, और कि क्लॉडियस के समझ के। तो पहला जो कैरेक्टर जो विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में जिसकी मृत्यु होती है वो है पोलोनियस। इनमें से वैसा तो किंग हैमलेट मर चुके हैं। Prince Hamlet is the title character and protagonist of William Shakespeare's play Hamlet. He is the prince of which country? हैमलेट जो कैरेक्टर है, भाई जैसे हैमलेट के कैरेक्टर को ये T.S. इलियट ने अपने जो ऐसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में उन्होंने ये कहा भी है कि दिस कैरेक्टर लैक्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये जो टर्म यूज़ करा है T.S. इलियट ने, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, कि the audience do not feel the same thing as Hamlet feels। तो हैमलेट जो है वो प्रिंस शुरू में दिखाया कहाँ का है, डेनमार्क का, और वहाँ वो कहाँ से वो उस समय, उससे पहले वो जो पढ़ रहे थे वो जर्मनी की विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे, तो वो डेनमार्क के प्रिंस है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज अ फेमस कोट। ये एक सोलिलकी है, और ये विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट की सोलिलकी है कि जीऊं या मर जाऊं, दैट इज टू बी और नॉट टू बी, वेदर आई शुड लिव और डाई। तो ये है आपका, दैट इज हैमलेट। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज, Shakespeare uses the first 4 lines to set off dash his main ideas for the poem. Each of the line takes up one particular idea. What does the dash line discuss? तो ये है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज। इस लाइन का क्या मतलब है? ये शेक्सपियर के सोनेट की लाइन है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। और इस लाइन में क्या डिस्कस किया गया कि जो खूबसूरत लोग हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि दे लीव अ कॉपी बिहाइंड देम, दे लीव देयर कॉपी बिहाइंड देम। इट मीन्स जो है प्रोक्रिएशन। तो इस लाइन का मतलब है कि जो खूबसूरत लोग हैं, ये आप लोगों ने 12th नाइट में भी पढ़ा होगा, ये चीज जो उनके सोनेट में भी है कि जो खूबसूरत लोग हैं वो बिना शादी करे जिंदगी से ना, दुनिया से ना जाएं, अपने पीछे अपनी एक कॉपी छोड़ जाए। तो ये जो है ये फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज, इस लाइन का मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन। तो ये है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, यानी कि संतान उत्पत्ति। दैट इज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the last among all the options, which of these is the last sonnet written by William Shakespeare? Those lines that I before have read to do lie. Love is too young to know what conscience is. Two loves I have of comfort and despair. The little love got lying once asleep. ये आपको पता होगा कि शेक्सपियर के 154 सॉनेट्स में से जो लास्ट के 2 सॉनेट्स हैं वो क्यूपिड को डेडिकेट किए गए हैं। और क्यूपिड को क्या कहा जाता है? लव गॉड जो है वो कहा जाता है, गॉड ऑफ एमोरस लव।
तो इसमें जो ये है द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप, ये उनका लास्ट जो है वो सोनेट है। The play Hamlet by William Shakespeare is categorized into which category on the basis of the theme of the play? शेक्सपियर के जो प्ले हैं उन्हें अगर हम कैटेगरी में बांटे तो वो उन्होंने जो बांटा है, शुरुआत में उन्होंने लिखी हिस्ट्री, फिर उन्होंने लिखी है मतलब हिस्ट्री, ट्रेजेडी और कॉमेडी। ये तो बाद के राइटर्स ने उनको रोमांसेस और इस सब में बांट दिया है। तो हिस्ट्री जो उनके 10 प्लेज हैं हिस्ट्री के, जिसमें से टेट्रालॉजी भी है, मैंने आपको पढ़ाई भी है, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड हेनरी फिफ्थ। इसके अलावा जो ट्रेजेडीज़ हैं, ट्रेजेडी जिसमें जो शेक्सपियर का मानना था कि कैरेक्टर को ज़्यादा वो वैल्यू देते थे एज कंपेयर टू एक्शन को। उसके बाद उनकी कॉमेडीज़ हैं। हैमलेट जो उनका प्ले है वो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से है, हैमलेट, ऑथलो और किंग लियर, मकबेथ। और इसमें हैमलेट जो है दैट्स अ ट्रेजेडी एंड ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है आपका दैट इज ट्रेजेडी। Whose fresh repair now thou not renewest, thou dost beguile the world unless some mother. What is the meaning of beguile in William Shakespeare's poem Look in the Glass? कि whose fresh repair now thou not renewest, thou dost beguile the world, कि तुम beguile का, कि जो beguile word है उसका मीनिंग क्या है? beguile का मतलब ही होता है किसी को धोखा देना। तो unless some mother, तो ये जो beguile word इसमें यूज हुआ है, ये जो इसका सिनोनिम है that is to cheat, धोखा देना। Which of the following statements is incorrect regarding William Wordsworth's most famous poem Solitary Reaper? Solitary Reaper, it is a ballad in 4 stanzas, it is correct। ये ballad भी है, lyric भी है, जिसमें एक हाईलैंड लास्ट जो है वो दिखाई गई है। और ये एक ऐसा सोनेट है, ये एक ऐसा पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ जो है उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। बैलेड है 4 स्टैंजाज में। इट वॉज कंपोज्ड ऑन 5 नवंबर 1805 एंड पब्लिश इन 1807। 1807 में वर्ड्सवर्थ का पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स कलेक्शन आया था। द पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ कुछ लग रहा है गले में। The poem is based on William Wordsworth's own experience. It reflects Wordsworth's belief in the importance of the natural world, the power of memory and the human mind. जैसे इसकी बहुत फेमस लाइन में will no one tell me what she sings, the plaintive notes। तो जो सॉलिटरी रीपर है यानी कि जो अकेली लड़की जो फसल काट रही है और गाना गा रही है, ये इसमें जो सही स्टेटमेंट नहीं है दैट इज सी। ये वर्ड्सवर्थ के अपने एक्सपीरियंस पे नहीं आधारित है, ये विल्किंसन के, थॉमस विल्किंसन के अनुभव पर आधारित है। ठीक है, तो ये इनकी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनका नहीं है, ये विल्किंसन, थॉमस विल्किंसन के अनुभवों पर आधारित है। टूअर टू द माउंटेन्स जो है उस पोएम से। Dash said, beauty is truth, truth beauty in ode to Grecian urn। अब आप लोगों को ये पता ही होगा कि सत्य ही सुंदर है और सुंदरता ही सत्य है। ये ओड टू ग्रेशियन, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न पे जो है ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोएट थे, बहुत कम उम्र में 26 साल की उम्र में उनका कंज्यूमेशन यानी कि टीबी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। और वो बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल पोएट थे जिन्होंने खुद ही ये क्या कहा था कि उनको ये लगता था कि उनके मरने के बाद उनको एक फेम जो है वो मिलेगा। अपना एपिटाफ उन्होंने खुद तैयार करा था जिसकी लाइन्स थी, हियर लाइज द वन whose name is written in water। और ये जॉन कीट्स की लाइन है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न से। Essay writing achieved new heights with dash essays of Elia। ये essays of Elia एक स्यूडोनिम है जो लिया गया था चार्ल्स लैम के द्वारा। चार्ल्स लैम जिन्हें कहा जाता है प्रिंस अमंग एसेइस्ट,
जिन्हें प्रिंस अमंग एसेज जो है वो कहा जाता है। उनके जो एसेज होते हैं दे आर जो है मिंगल्ड विद ह्यूमर एंड पैथोस, और उनके एसेज जो होते हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल एसेज भी होते हैं। और एसेज जो राइटिंग है लोग पसंद करने लगे एसेज जब चार्ल्स लैम के एसेज उन्होंने पढ़ने शुरू करे। और चार्ल्स लैम जो हैं वो लिखा करते थे इलिया के नाम से। इनकी जो इनके अलावा ये ही लाइक शेक्सपियर वेरी मच, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो इन्होंने और इनकी बहन ने मिलकर लिखा है। और एक ये भी बट द लेयर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड। Man is a gaming animal. He must always be trying to get the better in something or other. This is a famous quote from. तो ये जो है man is a gaming animal. He must always be trying to get the better in something or other. ये चार्ल्स लैम के essays of Elia से जो है वो लिया गया है। चार्ल्स लैम अडॉप्टेड द नेम इलिया विच वॉज दैट ऑफ। ये मैंने अभी आपको बताया कि चार्ल्स लैम ने जो ये नाम लिया था इलिया, ये एक स्यूडोनिम था जिस नाम से वो लिखा करते थे। ये एक इटालियन क्लर्क थे जो साउथ सी हाउस में उनके साथ काम करते थे, वहां से उन्होंने ये नाम जो है वो लिया था। The lyrical genius of Dash can be experienced in poem like Ode to the West Wind, To a Skylark और Alastor। ये सारी poems जो लिखी गई हैं, Ode to the West Wind है, To a Skylark है, Alastor है, ये सब P.B. शेले के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि एक रोमांटिक पोएट थे, यंगर रोमांटिक थे, जिनका जो ग्रुप है वो शेले, कीट्स एंड बायरन, जिनको सैटेनिक स्कूल ऑफ वर्सेस भी जो मतलब इनको कहा गया है। और इनको इसके अलावा ये जो स्कूल, ये जो लोग थे, ये किस एक सेट पैटर्न में बिलीव नहीं किया करते थे। दैट इज़ वाई इनको सैटेनिक स्कूल का इनको बाशिंदा माना गया था। और ये जो शेले हैं ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेम्परामेंट रखते थे, और इन्होंने नेसेसिटी ऑफ अथीज्म जो है वो लिखा है, और जिसकी वजह से इनको एक्सपेल भी कर दिया गया था। तो ये ओड टू वेस्ट विंड भी इनकी जो है एक साइंटिफिक स्पिरिट दिखाती हुई जो है वो पोयम है। इसकी बहुत फेमस लाइंस हैं, इफ विंटर कम्स देन स्प्रिंग कैन इज नॉट फार बिहाइंड जो है। तो ये जो है मतलब अगर सुख है तो दुख भी होगा, इफ विंटर कम्स देन स्प्रिंग इज नॉट फार बिहाइंड। और बहुत ही मतलब प्यारी लाइंस हैं इसकी, जो इसमें वेस्ट विंड को उन्होंने कंपेयर करा है, डिस्ट्रॉयर भी कहा है और प्रिजर्वर भी कहा है। तो बहुत ही प्यारी सी पोयम है इनकी। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ डिकेंस नॉवेल्स शो हिज प्री ऑक्यूपेशन विद। आपको पता होगा चार्ल्स डिकेंस ये विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट थे। चार्ल्स डिकेंस इनके जो नॉवेल्स होते थे वो उसमें जो कैरेक्टर्स होते थे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते थे। चार्ल्स डिकेंस के मोस्टली जो कैरेक्टर्स होते थे वो फ्लैट कैरेक्टर्स होते थे। और इनके जो कैरेक्टर्स थे क्योंकि ये एक पीरियोडिकल्स की तरह छपा करते थे, इनके जो नॉवेल्स होते थे, तो वो जैसे एक लाइन के लिए कोई कैरेक्टर आ गया इस तरीके से थे। लेकिन डिकेंस ने अपनी जो नॉवेल्स हैं उनमें उस समय की सोसाइटी को बताया। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ डिकेंस नॉवेल्स शो हिज प्री ऑक्यूपेशन विद सोशल प्रॉब्लम्स। आप अगर उनकी कोई भी नॉवल लेते हैं तो वो सोशल प्रॉब्लम्स को बताता है, चाहे वो प्रिजन का जो हो, चाहे वो जो है सोसाइटी में एक अनाथ बच्चे की कहानी हो, या स्लम हाउसेस हैं, या बच्चों के जो है भाई जो बच्चों को बाल मजदूरी है, ये सब उन्होंने सोशल प्रॉब्लम, विक्टोरियन इंग्लैंड के सोशल प्रॉब्लम्स को उन्होंने जो है इसमें दिखाया है। द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड इंटरवीव सोशल कंडीशंस, personal experiences, attitudes and issues present in early चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस का एक बिल्डिंग्स रोमन नॉवल है, नॉवल ऑफ द फॉर्मेशन ईयर्स।
और ये नावल उनका कहते बहुत ही उनको पसंदीदा नावल्स में से एक था। सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, और इसमें जो है ये नावल जो है उन्होंने प्रेजेंट किया है अर्ली इश्यूज प्रेजेंट इन अर्ली विक्टोरियन इंग्लैंड। ये विक्टोरियन इंग्लैंड में जो है वो उन्होंने उसको प्रेजेंट जो है वो किया है। And now the next question is, David Copperfield written by Dickens has a dash person narrator, second, first, omniscient, third। डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस का एक बहुत ही ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, बिल्डिंग्स-रोमन नावल है। जो बिल्डिंग्स-रोमन नावल जिसे कहते हैं कि नावल ऑफ फॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, फॉर्मेशन ईयर्स। ये जो कहा, इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो स्टोरी सुनाने वाला है वो कौन है? डेविड। तो ये फर्स्ट पर्सन जो है वो नैरेटर है। पॉइंट ऑफ व्यू जो दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया गया? ओल्डर डेविड का है। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो किसका है? डेविड का। ओल्डर डेविड का पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वो दिया गया है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो इनका नॉवल है वो भी एक बिल्डिंग्स-रोमन नॉवल है। Before dying, Dora in David Copperfield had told that only Dash could occupy David's heart। इसमें जो ये डेविड कॉपरफील्ड में दिखाया गया है कि डेविड जो है वो प्यार करता है डोरा से। डोरा बहुत ही ज़्यादा जो है चाइल्डिश है, बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, और वो जो है वो कह के जाती है कि डेविड से कि ऑल्दो उसने शादी उससे करी है मगर उसका दिल हमेशा से एग्नेस के पास था। तो इसमें डेविड कॉपरफील्ड की जो रियल जो जिसको वो पसंद करता है दैट इज एग्नेस, जो उसको वो अपना एंजल भी कहता है। डेविड कॉपरफील्ड इज द मोस्ट डैश ऑफ हिज नॉवेल्स। अभी मैंने आपको बताया कि डेविड कॉपरफील्ड बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी से मिलती जुलती कहानी थी, तो बहुत ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है दैट इज डेविड कॉपरफील्ड। डैश डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स इन निकोलस निकलबाई। ये जो नॉवल है निकोलस निकलबाई दैट इज ऑल्सो बाय द विक्टोरियन नॉवलिस्ट दैट इज चार्ल्स डिकेंस। द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड इज अ बिल्डिंग्स-रोमन नॉवल, अ नॉवल ऑफ डैश। अभी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ही होता है अ नॉवल ऑफ फॉर्मेशन ईयर्स। अ नॉवल ऑफ फॉर्मेशन ईयर्स यानी कि अ नॉवल ऑफ फॉर्मेशन ईयर्स, एक प्रोटैगनिस्ट की कहानी दिखाई जाती है जो बचपन से अडल्ट होने की कहानी, तो ग्रोथ एंड नेचर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कहानी जो है दिखाई जाती है, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द नॉवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही होना चाहिए, ग्रोथ एंड नेचर थोड़ी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आर्नल्ड्स डैश अशर्स इन पर्शियन हिस्ट्री। मैथ्यू आर्नल्ड जो कि विक्टोरियन एज के जो पोएट थे और वो क्रिटिक भी थे और मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट इन्हें कहा जाता है, इन्होंने पर्शियन हिस्ट्री पर जो एक नैरेटिव पोएम लिखी है दैट इज सोहराब एंड रुस्तम, दैट इज सोहराब एंड रुस्तम। पर्शियन हिस्ट्री पर है ये, दैट इज सोहराब एंड रुस्तम। मैथ्यू आर्नल्ड रॉट डैश विच इज अ ग्रेट एक्सपोजिशन ऑन कल्चर। मैथ्यू आर्नल्ड का एक ऐसे है कल्चर एंड अनार्की, जिसमें उन्होंने पूरे वर्ग को 3 ग्रुप्स में जो है वो बांटा है। जो आपने भी सुना होगा कि जो उन्होंने जो पूरे जो हायर क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उनको जो फिलिस्तीन्स और इसमें जो है उनमें उन्होंने बांटा है। और ये जो उन्होंने जिस ऐसे में दिया दैट इज कल्चर एंड अनार्की, कल्चर एंड अनार्की।
Ursula in the Rainbow fantasies about romantic literature and imagines she is a maid waiting to be rescued as in dash Idyls of the King. Idyls of the King जो वर्क है that is written by टेनिसन के द्वारा लिखा गया। काफ़ी लंबा समय उनको लगा इसे लिखने में। किंग आर्थर की जो है वो कहानी है। और जो ये उर्सुला जो रेनबो दिखाया है D.H. लॉरेंस का नॉवल है, जिसमें उर्सुला जो है वो सोचती है कि शी विल बी रेस्क्यूड लाइक जो है द मेडन इन द आइडल्स ऑफ द किंग। Who among the following has written The Lotus Eaters? The Lotus Eaters आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये एक पोयम है टेनिसन के द्वारा, जो यूलिसेस के बाद की कहानी है, जिसमें जो यूलिसेस और उनके जो सैनिक हैं वो एक टापू पे जो है वो जब डेरा डालते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जितना काम करके आए हैं उतने ही लेथार्जिक हो जाते हैं क्योंकि वो लोटस फ्रूट खा लेते हैं। तो ये लोटस ईटर्स इज poem written by Tennyson. In which of the following poems do these lines appear? Clam on without a sound, clam as to suit a calmer grief, and only through the faded leaf the chestnut pattering to the ground. ये lines जो हैं वो जो famous lines हैं ये हैं in memoriam की, और ये जो lines हैं जो है ये टेनिसन की लाइंस हैं। इन मेमोरियम के बारे में आपको पता ही होगा कि ये एक उन्होंने लिखी थी, अपने दोस्त की मृत्यु के ऊपर उन्होंने लिखी थी, और ये पोयम जो है काफ़ी बड़ी पोयम है, जिस पोयम के बारे में ये कहा जाता है कि ये क्वीन विक्टोरिया को बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ा करती थी। और ये इन मेमोरियम के सेक्शन 11 में हमें देखने को ये लाइंस जो हैं वो मिलती हैं। और इन मेमोरियम इन द मेमोरी ऑफ पर्सनल ग्रीफ की ये कहानी है इन मेमोरियम। काम इज द, ये काम क्लैम लिखा हुआ है, ये काम है एक्चुअली, मैं भी यही पढ़ रही हूँ। काम मॉन काम एज टू सूट अ कामर ग्रीफ, ये काम है, काम mourn without a sign, calm as to suit a calmer grief, and only through the faded leaf the chestnut pattering to the ground. In memoriam की lines हैं ये। The theme of the novel Jude the Obscure is, Jude the Obscure जो नॉवल है वो हार्डी का नॉवल है। हार्डी जिनके इस नॉवल के को जूड द ऑब्सीन कहा गया था। इस नॉवल के बाद हार्डी ने नॉवल लिखने छोड़ दिए थे। जूड द ऑब्सक्योर जो नॉवल है दैट इज अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। ये मैरिज के, एजुकेशन के सभी की के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाती हुई जो है ये एक नॉवल है जूड द ऑब्सक्योर। और मैंने अभी आपको बताया कि इस नॉवल को लोगों ने जूड द ऑब्सीन कह दिया था। जूड द ऑब्सक्योर मार्क्स द पीक ऑफ हार्डीज डैश एंड डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी। हार्डी जो है वो, हार्डी जो बिलीव करते थे वो फेट और चांस में बिलीव करते थे। हार्डी अपने आप को पेसिमिस्टिक नहीं मानते थे। उनका मानना था कि जो प्रयासों से हम जो है वो दुनिया को रहने लायक बना सकते हैं। लेकिन ये जो नॉवल है जूड द ऑब्सक्योर वो उनके ग्लूम को जो है वो ऊंचाई मतलब दिखाती है कि किस हद तक जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिजेक्टेड जो है वो महसूस होता है इस नॉवल को पढ़ के। तो जूड द ऑब्सक्योर ग्लूम को मार्क करती हुए, डिप्रेशन को मार्क करती हुई नॉवल है। A dash in Jude the Obscure was washing pig's chitterlings by a stream with her friends when Jude Foley first saw her. इसमें कौन है जो पिग्स की जो चिटरलिंग्स धो रही है जब जूड फॉले पहली बार उसको देखता है? तो वो अराबेला डॉन है, दैट इज अराबेला। The central theme in the novel Jude the Obscure is are dash and dash. सेंट्रल थीम है क्या? अगर आप लोगों ने विक्टोरियन एज को पढ़ा हो तो उसमें बेसिकली जो चीज़ों को कहा जाता है
हर चीज विक्टोरियन एज इज नोन फॉर विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, धर्म के मामले में, रिलीजन, गवर्नमेंट के मामले में, और जो है कंजुगल रिलेशंस के बारे में। तो ये जो विक्टोरियंस बेसिकली जो बल देते थे वो मॉरलिटी पे दिया करते थे। तो सेंट्रल थीम जो है इस नॉवल की है रिलीजन एंड मॉरलिटी, दैट इज रिलीजन एंड मॉरलिटी। And the last question is, Jude the Obscure was published initially as a serial story dash in 1984, और ये जो है जो ये पब्लिश हुआ था एक सीरियली जो पब्लिश हुआ था, दैट इज हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन में, हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन में ये पब्लिश हुआ था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और 30 क्वेश्चंस कराए हैं, शुरू के 5 मिनट जरूर जो है मैंने लिए हैं अपने ऐड वैड करने के लिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि भैया ये भी करना पड़ता है और धन्यवाद भी तो देना पड़ता है ना आप लोगों को, भाई धन्यवाद भी देना चाहिए। तो शुरू के कुछ टाइम मैंने आपका लिया है, और इसी तरीके का जो सेशन है वो अब EMRS के लिए और जो इसके लिए दोनों के लिए हेल्पफुल हो, तो कम जो है एक कॉम्बिनेशन सा बनाकर मैं आप लोगों के साथ जो है आप लोगों को मिलूंगी। हाँ, उससे पहले भी मैं मिलूंगी, जिसमें से केवल झारखंड का बताऊंगी, EMRS का तो मंडे से स्टार्ट करूंगी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।